मैं भानगढ़ घूमने नहीं गया था, मैं वहां बदला लेने गया था। 3 महीने पहले मेरा छोटा भाई रोहित भानगढ़ किले से वापस नहीं लौटा। लोगों ने कहा वो पैर फिसलने से गिर गया, लेकिन उसकी लाश जिस हालत में मिली थी वो गिरने से नहीं हो सकता था। उसके नाखून टूटे हुए थे, जैसे उसने किसी चीज से लड़ने की कोशिश की हो, और उसके फोन में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। भैया, यहां कोई है, वो इंसान नहीं है। मैंने तय कर लिया, मैं सच जानकर ही रहूंगा। दिल्ली से अलवर की सड़क, रास्ते में एक बूढ़ा ढाबा वाला मिला। मैंने पूछा, भानगढ़ कितना दूर है? वो चुप हो गया, फिर बोला, जगह दूर नहीं है, लेकिन जो वहां जाता है वो खुद से दूर हो जाता है। ढाबे वाले ने जब ये कहा, जो वहां जाता है वो खुद से दूर हो जाता है, मैं हंस दिया, लेकिन उसकी आंखें नहीं हंसी। उसने जाते जाते एक बात और कही, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ सूखी झाड़ियां, आसमान का रंग धीरे धीरे नीला से बैंगनी हो रहा था। रेडियो अपने आप ऑन हो गया। मैंने बंद किया। 2 सेकंड बाद फिर ऑन, लेकिन इस बार स्टैटिक के बीच मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दी, आरव। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया। यह मेरा वहम है, मैं खुद से बोला, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। लगभग 20 मिनट बाद अचानक गाड़ी अपने आप झटके से रुक गई। इंजन बंद, सड़क पर कोई नहीं, नेटवर्क नहीं। मैं बाहर उतरा। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी, और तभी मुझे पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे, रेत पर घिसटते हुए कदम। मैं पलटा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर मेरी गाड़ी के पीछे 4 उंगलियों के गहरे निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने हाथ टिकाकर धक्का दिया हो। मैंने आंखें झपकाई, निशान गायब। मैं वापस गाड़ी में बैठा। इस बार इंजन पहली कोशिश में स्टार्ट हो गया, लेकिन अब मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे मैं अकेला नहीं हूं। रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट खाली थी, लेकिन एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कोई झुक कर बैठा हो, और फिर गायब। दूर पहाड़ी दिखाई देने लगी। सूरज आधा डूब चुका था, आसमान लाल, और उस लाल आसमान के सामने किले की टूटी हुई दीवारें काले साए की तरह खड़ी थी। मैंने गाड़ी रोकी, इंजन बंद किया। अचानक पूरी जगह अस्वाभाविक रूप से शांत हो गई। न हवा, न पक्षी, न कोई आवाज, सिर्फ मेरी सांसें। और तभी मुझे अपने फोन पर नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर। मैंने खोला, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वापस मत आना। भेजने का समय 3:07 AM, लेकिन अभी तो शाम के 6:12 थे। सूरज ढलने ही वाला था जब मेरी गाड़ी भानगढ़ की तरफ मुड़ने वाली कच्ची सड़क पर पहुंची। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ सूखी झाड़ियां और सामने पहाड़ियों की काली परछाइयां। अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक लोहे का छोटा गेट दिखाई दिया। वो मुख्य किले का गेट नहीं था, बल्कि उससे काफी दूर एक बाहरी चेतावनी द्वार। मैंने गाड़ी रोकी। गेट पर जंग लगा बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था। मैं नीचे उतरा, टॉर्च जलाई और पढ़ा, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, रात में यहां रुकना दंडनीय अपराध है। हवा अचानक ठंडी हो गई। दिल की धड़कन थोड़ा तेज हुई। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ नियम है, डराने के लिए लिखा होगा। लेकिन अंदर कहीं कुछ हल्का सा कांपा। मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की। जैसे ही उस पहले गेट को पार किया, मोबाइल नेटवर्क गायब, कोई सिग्नल नहीं। रेडियो अपने आप ऑन हुआ। मैंने बंद किया। 2 सेकंड बाद फिर ऑन। इस बार स्टैटिक के बीच एक बहुत धीमी फुसफुसाहट, वापस जा। मैंने झटके से रेडियो बंद कर दिया। मेरे हाथ हल्के कांप रहे थे। मैंने खुद को समझाया, तू यहां बदला लेने आया है, डरने नहीं। आखिरकार मैं मुख्य परिसर के सामने पहुंचा। सामने दूर अंधेरे में ऊंचा विशाल मुख्य द्वार दिख रहा था।
भंगर फोर्ट लोहे का भारी गेट, ऊपर कांटेदार तार और ताला जड़ा हुआ। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था, आसमान खून जैसा लाल। मैंने गेट को धक्का दिया। धड़ाम, आवाज गूंज गई। कोई जवाब नहीं। अंदर सन्नाटा। मैं समझ गया, मेन गेट से जाना नामुमकिन है। और सच कहूं, उस वक्त मेरे मन में एक पल के लिए आया, शायद यही संकेत है, वापस लौट जा। लेकिन तभी मेरे फोन में एक पुरानी रिकॉर्डिंग अपने आप चल पड़ी। मेरे भाई की आवाज, भैया यहां कोई है। मैं फ्रीज हो गया। मैंने रिकॉर्डिंग बंद की। अब वापस जाने का सवाल ही नहीं था। मैंने कैमरे में धीरे से कहा, अगर नियम मुझे रोक रहे हैं तो शायद कुछ है जो चाहता है कि मैं अंदर न जाऊं। हवा तेज हो गई, दीवारों के साए लंबा हो गए। मैं गेट छोड़कर किले की बाहरी दीवार के किनारे चलने लगा। झाड़ियां घनी थीं, हर कदम पर सूखी टहनियां टूट रही थीं। लगभग 10 मिनट बाद मुझे दीवार का टूटा हिस्सा दिखा। नीचे पत्थर धंसे हुए थे, एक दरार, बस इतनी कि झुककर अंदर जाया जा सके। मैंने टॉर्च अंदर डाली। अंदर से ठंडी हवा आई और बहुत हल्की पायल की आवाज। छन, मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन मैंने झुककर अंदर घुसना शुरू किया। मैंने धीमे कदमों से उस टूटी हुई दीवार के पास कदम रखा, जहां पत्थरों के बीच एक छोटी दरार थी। मैंने धीरे से झुककर अंदर जाने की कोशिश की और जैसे ही मैं उस संकरी रास्ते से गुजरा, हवा अचानक ठंडी पड़ गई। अंदर का अंधेरा हर तरफ फैल गया और तभी पायल की आवाज, जो अभी तक साफ सुनाई दे रही थी, अचानक बंद हो गई। मैंने धीरे से कान लगाकर सुना, लेकिन अब मुझे सिर्फ एक अजीब धीमी सांस लेने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पास ही खड़ा हो लेकिन दिख नहीं रहा हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, ताकि मैं उस किले के भीतर गहराई में सच जानने की कोशिश कर सकूं। जैसे ही मैं ग्राउंड पर पहुंचा, चारों तरफ खामोशी थी और हवा में एक अजीब ठंडक महसूस हो रही थी। पायल की आवाज अब कहीं दूर चली गई थी और अचानक मुझे अपने कानों में धीमी, घबराहट भरी सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो। मैंने एक बार फिर खुद को संभाला और धीमे धीमे उस टूटी हुई हवेली की तरफ बढ़ा, जहां पत्थर उखड़े हुए थे और हर तरफ सन्नाटा था। मेरा हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अंधेरे के बीच आगे बढ़ता रहा, ताकि सच को जान सकूं, जो शायद भानगढ़ की इन दीवारों में छिपा था। जैसे ही मैं उस टूटी हुई हवेली के अंदर पहुंचा, चारों तरफ अंधकार था और मेरी सांसें धीमी लेकिन तेज हो रही थीं। हर कदम पर मेरी छाती भरी जा रही थी और मैंने एक पल के लिए रुककर पीछे देखा। अचानक दूर एक पत्थर गिरने की आवाज आई और मैं ठहर गया। मेरी गर्दन में जैसे एक भारीपन था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ा, जहां हवा और भी भारी महसूस हो रही थी। हर कदम के साथ मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे देख रहा है और मैं जानता था कि सच अब मुझसे बस एक कदम दूर है। जैसे ही मैं उस टूटी हुई हवेली के गलियारे से आगे बढ़ा, हर तरफ एक अजीब सन्नाटा था। बस मेरी खुद की सांसें सुनाई दे रही थीं, जो अब तेज और असामान्य लग रही थीं। हर कदम मुझे और भीतर खींच रहा था और अचानक मुझे लगा कि मेरी छाती पर कोई भारी दबाव है। मैंने एक गहरी सांस ली और उस गूढ़ कमरे की तरफ बढ़ा, जहां मेरे भाई की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वहां पहुंचते ही अंधेरे में एक क्षण के लिए मुझे लगा कि कोई मेरी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जब मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां सिर्फ खाली दीवारें थीं। फिर भी वो एहसास मेरा पीछा कर रहा था और मैं जानता था कि सच अभी भी बाहर इंतजार कर रहा है, सिर्फ मुझे आगे बढ़ना था। जब मैंने उस खाली दीवार की तरफ ध्यान दिया तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। धीरे सांस लेते हुए मैंने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक ग्राउंड पर मिट्टी में एक निशान दिखा, जो मेरे भाई के नाम से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे बोलते हुए मेरा दिल जोर से धड़कने लगा
और तभी मेरे कानों में फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार साफ था। तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मैंने घबराकर कदम पीछे खींचे, लेकिन तभी मेरी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी सीढ़ी पर पड़ी जो नीचे एक गहरे तहखाने की तरफ जाती थी, धीरे बोलते हुए। और वहीं उस सीढ़ी के नीचे मुझे एक अजीब सा सरसराहट भरा साया दिखा जो धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहा था। जैसे ही मैं उस सीढ़ी पर नीचे उतरा, हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ठंडी हवा और भी तीखी हो गई और जैसे ही मैं तहखाने के पास पहुंचा, एक गहरी खामोशी ने मेरा सामना किया। तभी अंधेरे में किसी ने हल्की सी मेरे नाम से फुसफुसाया और एक साया मेरे ठीक सामने दीवार के पास से गुजरता हुआ दिखाई दिया। मैं ठहर गया और समझ नहीं पाया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे पता था कि सच अभी भी मुझसे एक कदम आगे था और मुझे उसे जानना ही होगा। मैंने धीरे धीरे उस तहखाने की तरफ कदम बढ़ाए, हर सांस पर ध्यान देते हुए और अंधेरे में उस साए का पीछा करने की कोशिश की। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरी सांसें तेज होने लगी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी छाती में कोई भारी वजन है। तभी मेरे कानों में फिर से वही हल्की फुसफुसाहट गूंजी और इस बार वो आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास थी, जैसे कोई सच में मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। और मैं अब और भी नजदीक सच के चेहरे को देखने वाला था। एक बार फिर हिम्मत जुटाकर उस साए का पीछा करने का फैसला किया, जो अब धीरे धीरे उस गहरे तहखाने की तरफ जा रहा था। हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने डर के साथ लड़ रहा हूं और हर पल सच और झूठ के बीच की उस पतली रेखा पर कदम रख रहा हूं। जैसे ही मैं तहखाने के भीतर उतरा, हर कदम के साथ अंधेरा और घना हो रहा था और हवा में एक ठंडक थी जो मेरी रीढ़ तक उतर रही थी। तभी मुझे जमीन पर एक पत्थर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और वो एक पुरानी चाबी थी जिसके ऊपर अजीब निशान बने थे। मेरी सांसें और तेज हो गईं क्योंकि मुझे लगा कि ये वही चाबी है जो मेरे भाई को वहां खींच लाई थी। अब हर कदम पर उस चाबी के साथ मुझे सच के और पास जाने का डर और उत्साह दोनों ही महसूस हो रहे थे। मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे ही मैंने उस चाबी को अपनी जेब में रखा, एक ठंडी हवा का झोंका फिर से गुजरा और मेरे कानों में हल्की अस्पष्ट आवाज फिर से गूंज उठी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने साहस जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया और उस अंधेरे गलियारे के बीच से गुजरते हुए मुझे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया जो धीरे धीरे खुलता जा रहा था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। जैसे ही दरवाजा हल्का सा खुला, अंदर की तरफ एक फीकी रोशनी आ रही थी और मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे ऐसा लगा जैसे हर तरफ से कोई मुझे देख रहा है। तभी उस दरवाजे के पीछे एक पुरानी सीढ़ी थी जो नीचे एक और गहरे तहखाने की तरफ जा रही थी। मेरी सांसें रुकने लगी और मुझे लगा कि अब सच मेरे बिल्कुल सामने है, बस एक कदम और बाकी था। जब मैं दूसरी बार तहखाने में उतरता हूं तो वहां एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का फर्श दिखता है और तभी मेरे कदमों के नीचे से अचानक एक दरार बन जाती है और मैं लड़खड़ाकर गिरता हूं। मेरा हाथ एक तेज पत्थर पर लग जाता है और मेरी बाजू पर खरोंच लग जाती है। उसी पल हवा में एक करारी चीख गूंजती है, जैसे कोई अतीत का दर्द मेरे साथ जाग उठा। मैं दर्द और डर के बीच उठकर एक आखिरी कदम बढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है अब सच सामने खड़ा है और मेरा सामना एक निर्णायक पल से होना है। जैसे ही मैं गिरता हूं, मैं मुश्किल से खुद को संभालता हूं और तभी सामने एक पुराना दरवाजा दिखता है जो हल्का सा खुलता है। मैं डरते हुए उस तरफ बढ़ता हूं और दरवाजा खोलते ही एक सन्नाटा और सर्द हवा का झोंका मुझे घेर लेता है। मैं अंदर जाता हूं और एक पुरानी कोठरी में सिर्फ एक टूटी हुई तस्वीर के टुकड़े पर
मेरी और मेरे भाई की परछाई दिखती है। इस पल सच और भूतकाल दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और मैं जान जाता हूं कि मैंने वो सच स्वीकार कर लिया है जो हमेशा से मेरे साथ था। जैसे ही मैं कहता हूं मैंने उस सच स्वीकार कर लिया है जो हमेशा से मेरे साथ था, तभी अचानक तेज चीखने की आवाज मेरे कानों में गूंजती है और एक भारी जंजीरों से बंधी परछाई मेरे पीछे आती है। मैं घबराकर पलटता हूं और देखता हूं कि उसके हाथों में ढेर सारी चेनें हैं और एक हाथ में मेरा भाई बंधा हुआ है जिसे वो खींचकर अपने साथ ले जा रही है। इसी डर के बीच मेरी आंखें बंद होने लगती हैं और मैं बेहोश होकर वहीं गिर जाता हूं। जैसे ही मैं गिरता हूं और बेहोश होता हूं, अगली सुबह लोग मुझे अस्पताल में देखते हैं। मैं कोमा में पड़ा हूं, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी उसी तहखाने में जंजीरों के बीच जकड़ी हुई है। वहां मेरे भाई की आत्मा भी बंधी है और अनगिनत और आत्माएं भी जो कभी मुक्त नहीं हो पाती। हर दिन लोग मुझे अस्पताल में देखते हैं, लेकिन सच में मेरी आत्मा वहीं भानगढ़ के साए में उन जंजीरों में जकड़ी रहती है, हमेशा के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और डरावनी कहानियां मिलती रहें और हम आपको अगली बार और भी भयानक सच्चाई के साथ मिलेंगे।